अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है साइंटिफिक मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड। ये बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगता है क्योंकि बुक में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन प्रोमिनेंट नहीं है। पैराग्राफ्स बने हुए हैं जिनको याद करने में मसला होता है। आज के इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि हर टर्म की आसान डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए मेथड दैट सॉल्व ए साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। इसका मतलब है कि अगर हमें केमिस्ट्री में, बायो में या फिज़िक्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेथड उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। साइंटिफिक मेथड एक जनरल टर्म थी। अब हम आ जाते हैं बायोलॉजिकल मेथड पे। हम बायो की स्टडी कर रहे हैं ना, तो इट्स मीन कि बायो में जो प्रॉब्लम्स होंगे ना उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हर वो प्रॉब्लम जो कि बायो में आएगी हमें उसको सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे हम उसको बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। अब इसकी आसान सी डेफिनेशन देखते हैं। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। और तमाम बायोलॉजिस्ट अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ये मेथड 500 साल से यूज़ कर रहे हैं। ये आपकी बुक में है और ये MCQ के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आपने याद करना है। इस सेकेंड लाइन जो आपको MCQ के तौर पे आ सकती है, पहले तो ये कि इस बायोलॉजिकल मेथड को सबसे पहले किसने यूज़ किया, तो ये नाम होगा गैलीलियो। 1590s में इसने इसे यूज़ किया था और तब से लेकर अब तक हम अपनी रिसर्च में अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी एक क्वेश्चन है जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में, घर में या कहीं भी, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है ना कि ये क्या है। तो देखें कितनी आसान डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। एक क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मीन लिविंग, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इट्स मीन ऐसी प्रॉब्लम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आएंगे उनको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहेंगे। आप इतनी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से आगे लिख देंगे डैट इज़, ये 2 लाइन्स जो आगे लिख रही हूँ ये भी मेंशन कर देंगे तो आपकी बहुत अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी। यानी आगे ये है कि डैट इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन, यानी ये क्वेश्चन जो आपके माइंड में आया है या तो ये आपसे कोई पूछ सकता है, यानी जैसे आपके टीचर आपसे पूछ लें, या फिर कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, या फिर उसके माइंड में खुद से आ सकता है। इसके एग्जांपल में आएगा स्टडी ऑफ मलेरिया। जैसे कि इस टॉपिक में हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको मलेरिया के बारे में बताऊंगी। अब देखें इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल आपने लाजमी मेंशन करनी है। यहाँ तक हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे हल कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लाजमी आएगा। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें बहुत अच्छी तरह याद कर लें। इन स्टेप्स की डिटेल भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जो कि है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानना। इसमें आपने ये 2 लाइंस लिख देनी है जो कि यहाँ मैंने मेंशन किए हैं कि बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हम इसका सेकंड स्टेप देखते हैं जो कि है ऑब्जर्वेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है कि किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, किसी चीज़ का मुशाहदा करना। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि वी कैन डिफाइन ऑब्जर्वेशन एज द एक्ट ऑफ नोइंग,
यानी जानना, एक्ट ऑफ नोइंग, नो करना, जानना किस चीज़ को, एंड रिकॉर्डिंग समथिंग या किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करना, यानी हमें जो चीज़ वहाँ पे मुशाहदा करके मिली है, कोई मालूमात मिली हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कर लेना। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि समथिंग डैट कैचेस द बायोलॉजिस्ट अटेंशन। अब ऑब्जर्वेशन के टॉपिक में आपने ये डेफिनेशन मेंशन कर देनी है, आगे उसकी 2 टाइप्स को मेंशन कर देना है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। मैंने यहाँ 2 डेफिनेशन लिखी हैं, आपने एग्ज़ाम्स में ऊपर वाली को लिखना है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को बहुत ही आसान वर्ड्स में मैंने लिखा है, इसे आपने ऐसे ही याद कर लेना है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। ये QO जो लिखा है इसका मतलब है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, आपने पेपर में पूरा लिखना है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जैसा कि नाम से जाहिर है क्वांटिटी इसमें आएगी, यानी इट इन्वॉल्व्स काउंटिंग और न्यूमेरिकल डाटा। देखिए कितनी शॉर्ट सी और आसान सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में देखें, हमारे पास लेंथ है, टेम्परेचर है, एरिया है। अब देखें लेंथ किसी चीज़ की हो तो हम मेजर करते हैं ना उसकी क्वांटिटी में, कि इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ है, मसलन डिफरेंट 20 सेंटीमीटर लेंथ है, या जो भी है न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, कोई ना कोई क्वांटिटी आ गई, मिकदार आ गई यानी। अब टेम्परेचर देखें, जिस तरह समर में हो कि 50 टेम्परेचर है, 50 डिग्री सी हम मेंशन कर देते हैं, ये भी हमने क्वांटिटी मेंशन कर दी। अब एरिया की अगर बात की जाए तो एरिया में भी हम कहते हैं कि ये 50 सेंटीमीटर क्यूब है, या जो भी क्वांटिटी आपने लगानी है तो हम इसको क्वांटिटी के साथ मेंशन करते हैं, कोई ना कोई मेजरमेंट करते हैं, कोई ना कोई वैल्यू इसकी लिखते हैं, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बोला जाता है। और अगर हम देखें क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को, तो क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी को मेंशन करेंगे, क्वालिटी किसी चीज़ की। जैसे आप किसी शॉप पे जाएं खाने के लिए तो आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। आप स्मेल करके बता सकते हैं कि ये इसकी स्मेल कैसी है। अगर कोई फ्राई चीज़ हो और उसमें से ऑयल की स्मेल आ रही हो तो हम फ़ौरन कह देते हैं कि इसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं है, यानी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, यानी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स 5 सेंसेस, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और हेयरिंग। यानी खाना खाते वक्त आपने उसकी स्मेल को देखा, ये भी आपकी सेंस में आ जाएगा, 5 सेंसेस आपने यूज़ किए वहाँ पर। इसी तरह आपने इसका टेस्ट भी किया। अब एग्जांपल देखें इसके कलर, हम किस चीज़ को कलर से भी देख सकते हैं। टेस्ट है, स्मेल है, यानी हमने अपनी इसमें 5 सेंसेस को यूज़ किया है। अब इसके अगर पॉइंट्स देखे जाएं तो इसमें आएगा कि क्वांटिटेटिव जो होगी वो मोर एक्यूरेट वैल्यू होगी, यानी किसी चीज़ की क्वांटिटी लेंथ आपको बता दी है तो वो एक्यूरेट होगी, वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। और इसके मुकाबले में क्वालिटेटिव जो होंगे वो लेस एक्यूरेट होंगे। एक्यूरेट का मतलब होता है दुरुस्त होना, सही होना। नेक्स्ट है कि क्वांटिटेटिव जो है वो इनवेरिएबल है, यानी वेरी नहीं करता, और क्वालिटेटिव जो होगा वो वेरिएबल होगा, यानी बार बार चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। मिसाल के तौर पर हमें कभी चीज़ में से स्मेल आती है, कभी नहीं आती, तो ये वेरी करता है। नेक्स्ट है मेजरेबल, यानी इसे हम मेजर कर सकते हैं, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। अब इस क्वालिटेटिव में देखा जाए कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते, हम स्मेल को मेजर नहीं कर सकते कि कितनी स्मेल है, ठीक है। इसी तरह इसको जस्ट हम कैन ओनली बी ऑब्जर्व, जस्ट हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको कोई मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है, नाम से जाहिर है कि क्वांटिटेटिव, इसमें आएगा क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, और क्वालिटेटिव में क्वालिटी ऑफ ए सब्सटेंस। अब हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स, ठीक है। बुक में जो एग्जांपल्स हैं मैंने वही यहाँ मेंशन की हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो। अब क्वांटिटेटिव में देखें, क्वांटिटेटिव में हमने एग्जांपल में उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी को शो करना है। जैसा कि हमारे पास है, ए लीटर ऑफ वाटर वेट होगा इसका 100 ग्राम्स। इसी तरह एथेनॉल का अगर वेट देखा जाए 1 लीटर का तो हमारे पास होगा 789 ग्राम्स। इन दोनों वैल्यूज़ को भी आपने याद रखना है, ये आपको MCQs में पूछी जा सकती हैं।
अब अगर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में देखा जाए तो हमने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ पर शो नहीं करनी, कोई नंबर शो नहीं करना, कोई अमाउंट शो नहीं करनी। बस हमने एक स्टेटमेंट लिख दी है कि ए लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन लीटर ऑफ एथेनॉल। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, उसमें है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की है वाटर के। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होगा 0 डिग्री C और बॉइलिंग वाटर होगा वाटर का 100 डिग्री C। एक साइंस स्टूडेंट को वाटर के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का पता होना चाहिए, इसलिए आपने ये वैल्यू को भी याद कर लेना है, कहीं भी आपको इसके मतलब पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं। आप सबने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम थर्ड स्टेप को देखते हैं, जो कि है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। अब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक गैस है जो आप लगा सकते हैं, एक मफरूज़ा है, एक अंदाज़ा है जो आप लगा सकते हैं, एक स्टेटमेंट होगी जो आपकी बात होगी, आपने अपने अंदाजे से एक स्टेटमेंट बयान की है। एक फ़र्ज़ की गई बात है जो कि आपने किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके आपने वो चीज़ फ़र्ज़ कर आपने ख़ुद से गेस करके एक आर्जी स्टेटमेंट बना ली, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। मैंने उर्दू में इसके मीनिंग को लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब हाइपोथेसिस की यहाँ पर मैं 2 डेफिनेशन आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें से फर्स्ट ये है कि एन अजम्पशन डैट इज़ मेड बेस्ड ऑन सम एविडेंस। यानी एक अजम्पशन है, एक एज्यूम किया है हमने, कब एज्यूम किया है? डैट इज़ मेड बेस्ड ऑन सम एविडेंस, किसी एविडेंस के बाद हमने कोई चीज़ ऑब्ज़र्व की है। अभी हाइपोथेसिस से पहले हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ा है ना, उसमें हमने जब ऑब्ज़र्व किया किसी चीज़ को तो हमें कुछ उसके शवाहिद मिले, जिसकी बिना पर हमने कोई चीज़ एज्यूम कर ली। सेकंड है ए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि एक आर्जी वजाहत है उन मुशाहदात की, उन ऑब्जर्वेशन की जो हमने की। यानी ऑब्ज़र्व करने के बाद हमने एक आर्जी वजाहत दी उसके बारे में, उसको हमने हाइपोथेसिस कह दिया। अब इसकी एक आसान मिसाल आपको देती हूँ कि 3 फ्रेंड्स अगर कहीं जा रहे हों, उनको रास्ते में कोई चीज़ नज़र आई, उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया और तीनों ने अलग अलग बात कही। वो जो कही गई बात है ना, उसको हमने हाइपोथेसिस कह दिया। यानी उस ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद उन्होंने जो बात कही ना, उसको हमने हाइपोथेसिस कह दिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है रूल्स ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस। यानी क्या रूल्स होने चाहिए, यानी ऑब्जर्वेशन करके जो हमने बात कही है वो कैसी होनी चाहिए। यहाँ मैंने 11 पॉइंट्स लिखे हैं बहुत ही आसान अल्फाज में। सारे पॉइंट्स भी आप याद करके पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन आप इसमें से 6 या 7 जो है वो लाजमी याद कर लें। ये देखें कि ये फर्स्ट पॉइंट है कि आपका ये बेस्ट गेस हो, बहुत अच्छा अंदाज़ा हो। सेकंड है कि ये ख़ास हो, स्पेसिफिक हो। थर्ड है कि मेजरेबल हो, हम इसको मेजर कर सकें। फिर है रिपीटेबल, कि हमसे बार बार रिपीट करें फिर भी हमें वैसे ही रिज़ल्ट मिले। ये ना हो कि एक दफ़ा हमें कोई रिज़ल्ट मिले, सेकंड टाइम कोई और थर्ड टाइम कोई। फिर है कि इट शुड बी ए जर्नल स्टेटमेंट, कि ख़ास जर्नल स्टेटमेंट हो। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया पहले। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, कि बहुत सिंपल होना चाहिए। योर हाइपोथेसिस में बी राइट और रॉन्ग, इसमें गुंजाइश होनी चाहिए कि राइट और रॉन्ग हो सके। और ये बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, टेस्टेबल हो थ्रू एक्सपेरिमेंट। और लास्ट वन है कि एक प्रपोज्ड स्टेटमेंट हो। अब ये देखिए कुछ ख़ास वर्ड हैं, जिस तरह गैस है, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, रिपीटेबल है, जनरल स्टेटमेंट है, टेंटेटिव आइडिया है, ठीक है। ये याद करके और आगे देखें, स्टार्ट में मस्ट भी, शुड भी, तो ये बहुत इजी है। अब बायोलॉजिकल मेथड का 4 पॉइंट है डिडक्शन। इसका मतलब होगा नतीजा निकालना, यानी डिडक्शन का मतलब है कोई भी नतीजा निकालना, कि जो हमने बात कही है यानी जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है उसी के बारे में हमने एक और स्टेटमेंट देनी है कि इफ़ और देन का यूज़ करके, कि अगर ये हो तो फिर ये होगा। यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इफ़ और देन आए
उसको हम क्या बोलेंगे, डिडक्शन। हाइपोथेसिस और डिडक्शन में ये फ़र्क है कि दोनों हैं स्टेटमेंट ही, दोनों हमारी ही बातें हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन के बाद कही हैं। हाइपोथेसिस एक जनरल स्टेटमेंट होगी, ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट होगी। ठीक है, लॉजिकल में हम क्या करेंगे, इफ़ और देन का यूज़ करेंगे। हम खुद से एक लॉजिक बना लेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए। अब टू डेफिनेशन है। फर्स्ट में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन, और सेकंड है लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन। दोनों में से आप कोई एक अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और डेफिनेशन के बाद ये लाइंस रूल लिखनी है, दिस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ इफ और देन लॉजिक। इसको हम एक चैलेंज भी कहते हैं कि हम एक चैलेंज कर लेते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होना चाहिए। अब मज़ीद डिडक्शन को समझने के लिए देखें कि हमारे पास हाइपोथेसिस है, ठीक है, और अगर वो ट्रू हो गया, और हाइपोथेसिस हमारा एक अंदाज़ा है और वो बहुत सारे अंदाजे हो सकते हैं, उनमें से अगर कोई ट्रू हो गया तो हम उसमें से फिर उसका एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट निकालेंगे जिसको हम डिडक्शन कहेंगे। अब है इसका फिफ्थ स्टेप जो कि है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी अब हमने एक्सपेरिमेंट करना है कि हमने जो बातें कही हैं वो सच हैं कि नहीं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड टू चेक डिडक्शन और हाइपोथेसिस। देखें, हाँ, दोनों स्टेटमेंट हमने कही थी, डिडक्शन भी और हाइपोथेसिस, उनको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, सो डैट हाइपोथेसिस में स्टैंड ट्रू और फॉल्स। अब नेक्स्ट जो मैं लिख रही हूँ ना वो है कि ट्राई समथिंग न्यू। ये एक्सपेरिमेंट का है आपको समझाने के लिए, ट्राई समथिंग न्यू। फिर गैदरिंग डाटा, ये भी एक्सपेरिमेंट में आता है, यानी एक्सपेरिमेंट में हम डाटा जो है वो उसको कलेक्ट करते हैं। और फिर एक्सपेरिमेंट में हम और क्या करते हैं कि आंसरिंग होती है हमारे क्वेश्चंस की, यानी जो हमने क्वेश्चंस किए होते हैं, जो अंदाजे लगाए होते हैं, उनकी हमें आंसर पता लग जाता है। और हम टेस्ट करते हैं अपनी अजम्पशन की, यानी जो हमने एज्यूम किया था उसकी टेस्टेशन जो है वो भी एक्सपेरिमेंट में होती है। ये थ्री डेफिनेशन आपको समझाने के लिए हैं, ये पेपर में नहीं लिखनी। जो ऊपर है प्रॉपर डेफिनेशन वो आपने एग्ज़ाम्स में लिखनी है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है। ये टर्म बुक में आपके बॉक्स में मौजूद है और ये पेपर में आ जाती है। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट या ऐसी वैल्यू होती है जो कि अनचेंज्ड रहती है, यानी चेंज नहीं होती। फिर हम उस अनचेंज्ड वैल्यू से बाकी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और अपना रिज़ल्ट बनाते हैं। अब हर वो वैल्यू जो कांस्टेंट होगी, जो अनइफेक्टिव होगी, जो अनचेंज्ड होगी, उसको हम कंट्रोल ग्रुप बोलेंगे। अब एक वो ग्रुप होगा जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलेंगे। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, हम उस वैल्यूज़ को कंट्रोल ग्रुप की वैल्यू के साथ कंपेयर करके अपना रिज़ल्ट बनाएंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं, जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो हम 2-3 वैल्यूज़ लेते हैं और एक वैल्यू हमारी कॉपी पे लिखी होती है। हम फिर उस वैल्यू को देखते हैं कि हम करीब तरीन हैं उस वैल्यू के। अब जो वैल्यू हमारी प्रैक्टिकल कॉपी पे है वो एक ही है, वो होगी कंट्रोल ग्रुप। और जो रेटिंग्स हम ले रहे हैं, 2 आ गई, 3 आ गई, हम उस वैल्यू को आके बार बार देखेंगे कि हमारी वैल्यू इसके करीब तरीन है या नहीं। बायोलॉजिकल मेथड का 6 स्टेप जो है वो है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब समरी वर्ड तो आपने सुना होगा, इंग्लिश की बुक में हमें अक्सर कहा जाता है कि ये पैराग्राफ पढ़ें और इसकी समरी तैयार करें। अब समरी का क्या मतलब है, समरी कहते हैं कि हम उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखें। अब डेफिनेशन देखें, ए ब्रीफ रीस्टेटमेंट ऑफ समथिंग डेट कैप्चर्स ऑल इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। इट्स मीन जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसमें से हमने समरी तैयार करनी है उसकी। सेकंड डेफिनेशन ये है, टू ड्रा कंक्लूजन इज कॉल्ड समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। समरी तैयार करने के बाद लास्ट पे हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। रिपोर्ट्स डेफिनेशन देखें, रिपोर्ट्स आर रिटन टू प्रेजेंट और डिस्कस
रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी जो हमने रिसर्च में से जो हमने फाइंड आउट किया ना, वो हमने रिटन फॉर्म में लिखते हैं ना, उसको हम रिपोर्ट बोल देंगे। और जो इसकी कंक्लूशंस होंगी आर पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च आर्टिकल या जर्नल्स में। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, जिस तरह कोई चोरी हो गई है, तो वो क्या करते हैं कि पुलिस में जाके हम कहते हैं रिपोर्ट हम दर्ज करा रहे हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, ख़ास रजिस्टर में उस रिपोर्ट को दर्ज कर लेते हैं। इसी तरह साइंस में ये होता है, जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके काम को एक ख़ास जर्नल्स में रिपोर्ट किया जाता है, यानी उनका वो रिटन वर्क एक रिसर्च पेपर की शक्ल में किसी ख़ास जर्नल में पब्लिश किया जाता है, ताकि हर कोई उनके काम को देख सके। ये थी सारी इसकी डिटेल, डेफिनेशंस और एग्जांपल्स। अब हम बायोलॉजिकल मेथड की डायग्राम देखते हैं कि हम उसे कैसे बनाएंगे। और अगर क्वेश्चन आ जाए बायोलॉजिकल मेथड पे नोट लिखें, तो हमने सारे स्टेप्स लिख के डेफिनेशन के साथ एंड पे उसकी ये डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम बहुत इजी है, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं इसमें जो हमने पढ़े हैं अभी। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और भी किसी अगर टॉपिक की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपको उसके बारे में भी बता सकूं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अब इस डायग्राम को एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले उसके ऑब्जर्वेशन की, फिर हमने हाइपोथेसिस बनाए, फिर डिडक्शंस हुई। एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले देखिए, कंट्रोल ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ये मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में। फिर एक्सपेरिमेंट है, उसमें देखें कि डाटा एनालाइज करेंगे हम और डाटा ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर हम इस सारे डाटा की समरी बनाएंगे, समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। अगर तो ये रिज़ल्ट हमारे प्रूफ हो गए तो रिपोर्ट बन जाएगी, वरना दोबारा से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। रिपोर्ट बनने के बाद डिस्कशंस होंगे, सेमिनार्स होंगे, और फिर उसकी फर्दर जो है वो एक्सपेरिमेंट होंगे उस पर, और वो हमारी रिपोर्ट जो होगी वो थ्योरी बन जाएगी। और फिर मज़ीद एक्सपेरिमेंट होंगे और आपका ये रिसर्च वर्क एक लॉ बन जाएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।